हम पढ़ रहे थे प्रत्यायोजन। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यायोजन के तत्व। प्रत्यायोजन के संबंध में 3 तत्व माने जा सकते हैं। पहला है अधिकार, सत्ता। प्रत्यायोजन वास्तव में सत्ता या अधिकारी का ही अर्पण है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति को अधीनस्थ से कार्य करवाना है तो स्पष्ट है कि उस कार्य के लिए आवश्यक या कार्य से संबंधित सत्ता भी दी जानी चाहिए। बिना अधिकार न तो कार्य निष्पादन हो सकता है और न ही उत्तरदायित्व निर्धारित किए जा सकते हैं। नियंत्रण तथा उच्च निर्णय की सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती है। दूसरा है कार्य। उच्च अधिकारी के पास कार्यों का अत्यधिक बोझ रहता है, अतः वह दूसरे अधिकारियों को कार्य वितरण कर देता है। कार्य का प्रत्यायोजन करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए और कौन से कार्य प्रत्यायोजक स्वयं अपने पास रखना चाहता है। इस क्रम में कार्य की प्रकृति, आवश्यकता, तात्कालिकता, अधीनस्थों की क्षमता और संगठन के लक्ष्य आदि का ध्यान रखा जाता है। तीसरा आता है उत्तरदायित्व। प्रत्यायोजन का तीसरा तत्व उत्तरदायित्व का निर्धारण का है। जिस व्यक्ति को सत्ता और कार्य सौंपे गए हैं उसके उत्तरदायित्व भी निश्चित करने आवश्यक हैं। प्रत्यायोजन के संबंध में ये महत्वपूर्ण है कि प्रत्यायोजन की सत्ता और कार्य प्राप्त करने वाला अधीनस्थ उसी के प्रति उत्तरदायी होता है जिससे सत्ता और कार्य मिला है। प्रत्यायोजन में क्रियात्मक उत्तरदायित्व तो कार्य संपादित करने वाले का रहता है, किंतु अंतिम और संपूर्ण उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी का ही माना जाता है। प्रत्यायोजन की प्रक्रिया के क्रम में न्यूमैन ने 3 चरण जैसे अधीनस्थों को कर्तव्य सौंपना, सत्ता देना और उत्तरदायी बनाना वर्णित किए गए हैं। प्रत्यायोजन के कुछ प्रकार भी इस प्रकार हैं। पहला है स्थायी और अस्थायी प्रत्यायोजन। जब किसी अधीनस्थ व्यक्ति या इकाई को स्थायी रूप से सत्ता और कार्य दे दिए जाते हैं तो उसको स्थायी प्रत्यायोजन कहते हैं। सामान्य परिस्थितियों और कुशल कार्य स्थिति के लिए स्थायी प्रत्यायोजन भी हो सकता है, लेकिन जब किसी को कुछ समय के लिए प्रत्यायोजन किया जाता है और वापस ले लिया जाता है तो वह अस्थायी प्रत्यायोजन कहलाता है। दूसरा है पूर्ण और आंशिक प्रत्यायोजन। पूर्ण प्रत्यायोजन वो होता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। जिसे अधिकार सौंपे जाते हैं उसे निर्णय लेने और कार्रवाई करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। इस प्रकार का प्रत्यायोजन राजनीतिक प्रतिनिधियों या कूटनीतिज्ञों के लिए किया जाता है। यदि प्रत्यायोजन के साथ कुछ शर्तें जोड़ दी जाती हैं तो वह आंशिक प्रत्यायोजन कहलाता है। तीसरा है औपचारिक और अनौपचारिक प्रत्यायोजन। जब संगठन के लिखित नियमों, उपनियमों और आदेशों के अनुसार प्रत्यायोजन किया जाता है तो वह औपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। दूसरी ओर संगठन की अनौपचारिक परंपरा, रीति रिवाज और आपसी सद्भाव के कारण होने वाला प्रत्यायोजन अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। फिर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन वो होता है जिसमें अधिकार प्रदान करने वाले और अधिकार प्राप्त करने वाले के मध्य कोई बिचौलिया और अन्य स्तर नहीं होता। फिर आता है लिखित और मौखिक प्रत्यायोजन। जो प्रत्यायोजन लिखित आदेशों से किया जाता है वह लिखित प्रत्यायोजन होता है और जो प्राय औपचारिक और महत्वपूर्ण स्थायी भी होता है, जबकि कम महत्व के मामलों और तात्कालिक प्रकृति के कार्यों को मौखिक रूप से अस्थायी प्रत्यायोजन कर दिया जाता है। फिर सामान्य और विशिष्ट प्रत्यायोजन। जब किसी एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को एक कार्य से संबंधित समस्त गतिविधियां या क्रियाएं सौंप दी जाती हैं तो वह सामान्य प्रत्यायोजन कहलाता है, जबकि विशिष्ट प्रत्यायोजन में संपूर्ण कार्य न सौंपकर उस कार्य से संबंधित कुछ विशिष्ट क्रियाओं या गतिविधियां सौंप दी जाती हैं। प्रत्यायोजन के सिद्धांत और मान्यताएं। पहला है स्पष्टता का सिद्धांत। संगठन के लक्ष्य, उद्देश्य, नीति और कार्यविधि इतना स्पष्ट होना चाहिए कि प्रत्यायोजन करने वाले और नए दायित्व पाने वाले दोनों ही किसी प्रकार के उलझन में ना रहें। दूसरा, निश्चित दायित्व और अधिकार का सिद्धांत। किसी व्यक्ति को नए कार्य, सत्ता और दायित्व प्रदान किए जाएं
उसे स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अतः कहा जाता है कि प्रत्यायोजन हमेशा लिखित में ही होना चाहिए। तीसरा है पर्याप्त अधिकारों का सिद्धांत। जिस व्यक्ति को अधिकार तथा दायित्व प्रदान किए जाएं, उसे केवल स्पष्टता और निश्चितता ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके अधिकार इतने पर्याप्त होने चाहिए कि वह संबंधित कार्य और गतिविधियों को संचालित कर सके। फिर आता है संतुलन का सिद्धांत। उत्तरदायित्वों के बिना अधिकार और अधिकारों के बिना उत्तरदायित्व निरर्थक है। अतः प्रत्यायोजन करते समय इनमें से किसी एक में परिवर्तन करना पड़े तो दूसरे पक्ष में भी संतुलन होती परिवर्तन करना चाहिए। फिर आता है पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत। प्रत्यायोजन में पूर्ण और अंतिम उत्तरदायित्व हमेशा प्रत्यायोजन करने वाले उच्च अधिकारियों का ही रहता है। नेक्स्ट है आदेश की एकता का सिद्धांत, अर्थात एक बॉस और एक अधीनस्थ का नियम प्रत्यायोजन में भी लागू होना चाहिए। एक अधीनस्थ को जब एक ही उच्चाधिकारी आदेश देगा तो संशय नहीं होगा, सबका उत्तरदायित्व, किसी का दायित्व नहीं रह जाएगा। निरंतर संपर्क का सिद्धांत। यदि प्रत्यायोजन में इतनी स्पष्टता हो कि बार बार अधीनस्थ अपने उच्चाधिकारी के पास निर्देश लेने आए तथापि अधीनस्थ की समस्याओं को जानने तथा उसका समझाने के लिए उच्चाधिकारी के पास भी समय समय पर संपर्क भी करना चाहिए। समीक्षा का सिद्धांत। जब प्रत्यायोजन कार्य पूरा हो जाए और यदि आवश्यक हो तो बीच में ही अधीनस्थ के द्वारा निष्पादित कार्य की समीक्षा की जानी चाहिए। इससे बाधाओं और कमियों का पता चलता है। उपयुक्त वर्णित सिद्धांत केवल मार्गदर्शक के नियम हैं, ये प्रत्येक समस्या का समाधान नहीं हो सकते हैं।